नया चैप्टर बायो का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और एक बात बता दी जाए, कहीं न कहीं पे जैसे मैंने लाइव प्रोसेस आपको स्टार्ट कराया था, तो उस समय पे मैंने बोला था कि ये हमारा जो चैप्टर है ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये लाइव प्रोसेस का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है ना। बस इतना फ़र्क है कि लाइव प्रोसेस के अंदर हमने किसके लिए पढ़ा था कि हाउ कैन वी मेंटेन आवर बॉडी, कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चलती फिरती रहती हैं सारी, लेकिन और भी तो चलती हैं। यू जस्ट कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग, जब कम्युनिकेट करते हो तभी भी तुम्हारा बॉडी का पार्ट क्या करता है, एक्टिवेट होता है। वाई आर यू लिसनिंग मी, वाई आर यू डूइंग एक्टिविटी एनी थिंग्स, समझ रहे हो। ये सब किसके अंदर आते हैं, लाइव प्रोसेस के अंदर ही आते हैं, लेकिन एक अलग तरह का टिश्यू इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, क्योंकि हम बॉडी के अंदर वो नहीं करते, आउटसाइड द बॉडी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर भी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी स्पॉन्टेनियसली अपने अंदर ही कम्युनिकेट करती है, बहुत सारी ऐसी एक्शन होती हैं जिनमें हमारा कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, समझ रहे हो। तो वो भी एक्शन होती है बॉडी के अंदर, वो भी एक लाइव प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन हमने अलग क्यों रखा है, अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसमें बॉडी की मतलब कहना चाहिए कि मेंटेनिंग नहीं होती, रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशंस होती है, चाहे विद इन द बॉडी हो चाहे वो आउटसाइड द बॉडी हो। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट करना, कहते हैं ना भाई हम सारे मिलकर के एक साथ कोऑर्डिनेट करेंगे इस चीज़ को। मतलब क्या है इसमें कि अगर सारे मिलके एक पर्टिकुलर काम को फिनिश करो तो वो क्या माना जाता है, आप किस में काम कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो, कहते हैं ना। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही है, जब सब बॉडी के कई सारे ऑर्गेन्स एक साथ मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो क्या माना जाता है आपका, कोऑर्डिनेशन। वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स टू गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द आउटसाइड या सराउंडिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो एक साथ काम करके सराउंडिंग के साथ जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब इतने सारे कौन कौन से ऑर्गेन्स होते हैं भाई जिसके साथ हम सराउंडिंग के साथ में सब कुछ कर लेते हैं, ये तो कोऑर्डिनेशन का पार्ट हो गया। चलो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 होते हैं। पता है ना कौन कौन से होते हैं। आँखों से क्या करते हो, देखते हैं। कानों से, ये भी सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। टंग से टेस्ट करते हैं, ये भी सेंस ऑर्गन्स है। नोज से सूंघते हैं, ये भी क्या है, एक सेंस ऑर्गन्स है। और स्किन से फील करते हैं, टेम्परेचर हॉट या कोल्ड, तो ये भी क्या है आपका सेंस ऑर्गन्स। तो इस तरह से 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और 5 सेंस ऑर्गन्स को जो सराउंडिंग में जो चेंजिंग होती है ना उसको एक नाम देते हैं, स्टिमुली। द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग अगेंस्ट विच आवर बॉडी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुली। कौन कौन सी चीज़ सराउंडिंग में चेंजिंग हो सकती है, हीट भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, लाइट भी तो पड़ती है तभी हम करते हैं, साउंड भी हो सकती है, समझ रहे हो। यू आर जस्ट स्टिमुली फॉर मी एंड माई सेल्फ स्टिमुली फॉर यू, ठीक है। तो एक क्या हो सकता है, चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग अगेंस्ट विच वी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुली। अब जो भी आसपास में चीज़ें मतलब कहना चाहिए कि होती हैं, तो हमारी बॉडी कौन से पार्ट है इनको डिटेक्ट करती हैं।
तो डिटेक्शन करने वाले भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। जैसे स्मेल को डिटेक्ट करने वाले सेल्स होते हैं, इसको डिटेक्ट करने वाले सेल्स को होते हैं। तो द स्टिमुली या चेंजिंग दैट इज डिटेक्टेड बाय आवर बॉडी, द सेल्स विच डिटेक्ट टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग, उन सेल्स को कहते हैं हम क्या, रिसेप्टर्स। द सेल्स विच डिटेक्ट द चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है। अब कौन से सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स के, जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स हमने बताए, ये पांचों सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, ये बाहर की दुनिया को इंटरेक्ट करके हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ है हमारे सामने। जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं तो 5 ही क्या हो गए, आपके रिसेप्टर्स हो गए। समझ रहे हो। आँखों से क्या करते हैं हम, देखते हैं। क्या देखते हैं, जो किसकी प्रेजेंस में देखते हैं हम, लाइट की। लाइट किसकी बनी होती है, फोटोन। किस पार्टिकल की बनी होती है, तो हमारी आँख किसको डिटेक्ट करती है, फोटोन को डिटेक्ट करती है। तो कौन सा रिसेप्टर हो गया, फोटो रिसेप्टर। क्या माना जाएगा, फोटो रिसेप्टर। ठीक है। इसके सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन आवर आइज। रिसेप्टर विच डिटेक्ट द लाइट इज कॉल्ड फोटो रिसेप्टर्स। कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या होता है सुनने का मतलब, यूज़ करते हैं ना, फ़ोन वगैरह जो होता है, फ़ोन क्यों नाम रखा गया था, इसी हियरिंग पावर को रखा गया था, उसका मतलब भी हियरिंग होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर जो फ़ोन के बेस पे ही दूसरा रिसेप्टर लिया गया, इसे कहते हैं हम क्या, फोनो रिसेप्टर। इसके सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईयर्स के अंदर। ठीक है। दैट डिटेक्ट द साउंड, हेल्प टू हियरिंग, फोनो रिसेप्टर्स। तीसरा कौन सा था, टंग वाला ले लेते हैं। टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जो टिप ऑफ द टंग होता है ना, यहाँ पर बर्ड्स होती हैं बहुत सारी, वो टेस्ट को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती हैं। तो उसे कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। कौन सा होगा, गस्टेटरी रिसेप्टर। दैट रिसेप्टर विच डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ द एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। ठीक है। इनका हाथ काट करके देख लो कैसा टेस्ट आएगा, उनका काट के देखो, किसी में ज़्यादा नमकीन होगा, किसी का कम नमकीन होगा। हमारे स्वेटिंग का कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट होता है, सॉल्टी, नमकीन। क्यों, क्योंकि हम बहुत सारा नमक भी खाते हैं। ठीक है। इसलिए कभी नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं नमक की बनी हुई है। चलो खैर, गस्टेटरी रिसेप्टर समझ में आ गया। दूसरा अगला, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं। ठीक है। सांस तो लेते हैं, लेकिन जो सेंस जो हम करते हैं चीज़ों को, उसमें क्या होता है आपका, सूंघना, स्मेलिंग हो गया। तो स्मेलिंग के लिए मैंने एक और एसिड बेस में पढ़ाया था, ऑल फैक्ट्री। तो यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर बन गया, ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। इसका मतलब होता है ऑर्डर, ऑल फैक्ट्री का मतलब, हाँ, दैट रिसेप्टर विच डिटेक्ट द ऑर्डर इन आवर सराउंडिंग, स्मेल इन आवर सराउंडिंग। उसे हम क्या कहेंगे, आपका कौन सा होगा ये, ऑल फैक्ट। अच्छा देख, एक बार कई बार ये क्वेश्चंस आएगा, इन व्हाट कंडीशन द सम ऑफ द रिसेप्टर स्टॉप टू वर्किंग।
कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं इनमें से कि कौन सी कंडीशन में आपको वो रिसेप्टर मतलब काम नहीं करेंगे, तो सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, कैसे होगी वो बताओ, वही तो पूछ रहे हैं हम। उस म्यूकस के डिपोजिशन से कोई स्मेल उसके अंदर आएगी नहीं, तो ये काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। लेकिन रिस्टोर भी हो जाता है बाद में, सही होने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक और रिसेप्टर होता है तुम्हारा थिग्मो रिसेप्टर। क्या? हाँ, वो एक ही बात है। थर्मो या मतलब इसलिए लिखा हुआ है कि हीट का मतलब फीलिंग देता है। जो थिग्मो टचिंग, सेंसिटिव टू टचिंग होता है कि जैसे किसी चीज़ को टच करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी चीज़ ने हमें क्या किया, टच किया। मतलब डिटेक्शन करता है टचिंग को, हीट को, कोल्ड को, सबको। ठीक है, तो वहाँ पर थर्मो रिसेप्टर या थिग्मो रिसेप्टर इसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो दीज आर द 5 रिसेप्टर दैट हेल्प टू चेंजिंग दैट टेकन प्लेस इन आवर सराउंडिंग। अब भाई ये डिटेक्ट कर लिया इन्होंने, अब कैसे इन्फॉर्मेशन पास आउट होती है। अब भाई देखा जाए हमारे जो बॉडी के अंदर सब कुछ जो होता है वो कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों की फीलिंग कहाँ होता है, इनका सेंटर कहाँ बना हुआ, हमारे ब्रेन के अंदर बना। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि पूरी बॉडी के अंदर वायरिंग है, क्योंकि अगर आप अंगूठे पे भी टच करोगे तो हमें पता चल जाएगा ब्रेन के अंदर किसी ने हमें टच किया है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, हमारे टॉ से लेकर के उस वायरिंग के थ्रू कहाँ जाएगी, ब्रेन के अंदर जाएगी। अब ये वायरिंग क्या होती है भाई, यहाँ से तो मैंने पंखा चलाया, वहाँ लाइट गई और तुरंत क्या हो गया, वो चल गया। यहाँ पर कौन सी वायरिंग हो रखी है, कॉपर वायरिंग। हमारी बॉडी के अंदर भी वायरिंग होती है। हम जो खाते हैं ना, बहुत सारे सॉल्ट खाते हैं, जो सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, और भी जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, ये आयन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। और आयन के थ्रू ही क्या बनता है, वहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं। और वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करती हैं, कैरी करती हैं इंफॉर्मेशन को बॉडी के किसी भी पार्ट से सीधा ब्रेन में ला। अब जो छोटी वाली इम्पल्स है वो कौन से स्ट्रक्चर के अंदर से पास आउट होती है, उस स्मॉलर स्ट्रक्चर को हम, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है जिसे कहना चाहिए, पढ़ेंगे आगे, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इंफॉर्मेशन जो आगे बढ़ती हैं, वायरिंग होती है, वो क्या होता है, पढ़ा हुआ 9th में, क्या होगा, न्यूरॉन। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन इज द वायरिंग इन आवर बॉडी दैट कैरी द मैसेज फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू द न्यूरॉन। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे डिटेक्ट करता है, स्ट्रक्चर हमने कई बार बनवाया था, तो मैं स्ट्रक्चर बनवाया था ना ये, तो ये मेरे ख्याल में आता ही होगा सभी को, स्ट्रक्चर तो आता ही होगा शायद। ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट अराइजिंग फ्रॉम द स्वॉलन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ऐसे। ठीक है, अब इसकी सबको लेवलिंग पता ही है। डैंड्रफ कहाँ होते हैं, बालों में होते हैं ना,
तो ये बाल हैं इसके, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, डेंड्राइट्स, ठीक है। कहाँ होते हैं डेंड्रफ, ये डेंड्राइट बाल कहाँ होंगे, खोपड़ी के अंदर होंगे ना। तो ये जो पार्ट है, ये वाला खोपड़ी का पार्ट है, ये इसे हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी, इसे साइटन भी कहते हैं। इसी के अंदर क्या क्या होता है, ये न्यूक्लियस, और ये जो खोपड़ी के अंदर ये थोड़ा थोड़ा फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं हम क्या, साइटोप्लाज्म। लिविंग पार्ट होता है, ध्यान रखना पूरे न्यूरॉन का, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट फाइबर दिखा रखा है ना ये वाला, इस लॉन्गेस्ट फाइबर का नाम क्या है, एक्सॉन, ठीक है। उसके बाद ये टांगों पे खड़ा होता है, जिसके थ्रू कई सारी टांगें होती हैं ऑक्टोपस की तरह, इसे कहते हैं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये बेचारा पूरा, इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। अब ये जो बता रखा है ये वाली, ये भी एक स्किन वाली सीट होती है जो इसको कवर करती है एक्सॉन को, इसे कहते हैं माइलिन सीट। और जो बीच बीच में ये होते हैं ना, नोट्स होते हैं, ये इन्हें कहते हैं रैनबियर नोट्स। शायद इतनी करनी नहीं है तुम्हें इतना सारा कुछ, ऐसे ही लिखा दी मैंने ये तो। मेन आपका जो इधर लिखे हुए हैं ना इधर वाले, ये आपकी लेवलिंग होनी चाहिए, बाकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर वाली लेवलिंग, ठीक है। तो ये तो पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, आगे तरफ ऐसे ही क्या होता है, बढ़ता जाएंगे। लेकिन अब इंफॉर्मेशन किस तरह से आगे ट्रैवल करती हैं इसके अंदर। सबसे पहले ध्यान दो कि जो टिप ऑफ द डेंड्राइट है, ठीक है ना, टिप ऑफ द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन या कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, एक्वायर द इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सराउंडिंग, समझ रहे हो। टिप ऑफ द डेंड्राइट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। उसके बाद दीज इम्पल्स आर कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द सेल बॉडी, देन टू द एक्सॉन एंड रीच टू द एंड ऑफ द न्यूरॉन। अब जैसे ही एंड ऑफ द न्यूरॉन पर यहाँ पहुँचेंगी तो किस फॉर्म में भी थी ये, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी, समझ रहे हो। अब होगा क्या कि इसके बाद दूसरा न्यूरॉन यहाँ से जुड़ेगा। अब जब दूसरा न्यूरॉन यहाँ से जुड़ेगा तो वो डेंड्राइट्स के थ्रू जुड़ेगा, समझ रहे हो। मतलब इसका नर्व एंडिंग और दूसरे वाले का क्या होगा, लेकिन होता क्या है, वो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं होता, बीच में हल्का सा क्या रह जाता है, उनके बीच में गैप रह जाता है। ये नदी है एक तरह से कहना चाहिए, समझ रहे हो। अब नदी के अंदर करंट के थ्रू तो तैर नहीं सकते हम, क्या करना पड़ेगा हमें, होगा क्या है कि जब ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी जो नर्व एंडिंग पे पहुंची थी, वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेटअप हो जाता, मतलब इलेक्ट्रिकल नहीं रहता, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो केमिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, समझ रहे हो। मतलब व्हेन द इंफॉर्मेशन रीच एट द नर्व एंडिंग, then electrical impulse set off by creating the chemical information। इलेक्ट्रिकल पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल पार्ट में। these chemical part help to transfer the information from nerve ending to the dendrite tip of the other neuron। मतलब कहना चाहिए इसके एंड में और डेंड्राइट के टिप में जो बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं होता। ये ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए हम इस वाले गैप को एक नाम भी देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं इसे, न्यूरोट्रांसमीटर, या इस गैप का नाम है साइनेप्स। क्या होगा, साइनेप्स।
इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, क्या होगा साइनेप्स? इट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वेयर द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन्स, या माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स वेयर द इंफॉर्मेशन आर ट्रांसफर्ड। लेकिन जो इस गैप के अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती हैं वो किस फॉर्म में जाती हैं? केमिकल फॉर्म में, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस केमिकल का नाम क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल, ठीक है। एक एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना रखा होगा, जूम करके वो सारा कुछ करना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसका डायग्राम है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर वाला डायग्राम है। समझ में आ गया? ये आपकी इन्फॉर्मेशन का मैकेनिज्म थी कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाती है। तो ध्यान रखना, हमारी बॉडी के अंदर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर पहुंचती है। जब वो कहीं से भी रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सीधा क्या होगा? ब्रेन के अंदर जाएगी, ठीक है। अब एक और बात देखो, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है सारी रिएक्शन को कंट्रोल करने में? अगर देखा जाए ना, ब्रेन क्या होता है? एक बहुत ही थिंकिंग टिश्यू है। अब जब हम किसी चीज़ को थिंक करते हैं तो वो तो भाई पहले एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट करने के बाद फिर क्या करेगा? वो एकदम इंफॉर्मेशन डालेगा। अब कुछ एक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर अगर हम उस चीज़ के बारे में सोचने लग गए, इतनी देर में तो ख़त्म, मामला गायब करके चला जाएगा पूरा, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे वो हमारे लिए यूज़फुल हो। समझ रहे हो कैसे? मान लो एक ट्रक आ रहा है और तुम जा रहे हो और सडन तुम्हें पता चलता है भाई मैं तो गया, एकदम इंस्टेंटली। आप बिना सोचे समझे क्या करोगे? गिर जाओगे किधर भी, मोटरसाइकिलों किधर भी डाल दोगे, साइकिलों किधर भी डाल दोगे, कोशिश क्या करोगे कि मैं इससे भिड़े ना। समझ रहे हो? आप एक और देखो, जैसे दूध उबल रहा है, ठीक है, बॉयल हो रहा है और प्लेट से ढका हुआ है, क्या करोगे? आप प्लेट जैसे ही पकड़ा और तुरंत जल गया, आपने छोड़ दी प्लेट, ये कहते हुए कि भैया मैं क्या नाम है टूटे या फूटे इससे मतलब नहीं है। दूसरी बात, कोई आप साइकिल पे जा रहे हो और धक से आपका कीड़ा क्या नाम है आँख से टकराता है, क्या आँख खोल के रखते हो? तुरंत स्पॉन्टेनियसली जो आई लिड क्या हो जाती है? बंद हो जाती है अपने आप। तो क्या इन सारी एक्शन के लिए हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होगा? भाई जितनी देर में ब्रेन आएगा उतनी देर में तो कीड़ा अंदर घुस करके काम को खराब करेगा, आंखों की खत्म कर देगा। क्यों? ब्रेन को तो टाइम चाहिए, चाहे वो कितने भी सेकंड में चाहिए, लेकिन क्या चाहिए उसे? टाइम चाहिए थिंकिंग के लिए, क्योंकि थिंकिंग टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स विच इंट्रिकेटली अरेंज्ड इन अ डेंस फॉर्म। इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं उलझ के बिल्कुल, मतलब क्या होता है, डेंस फॉर्म में बंधे होते हैं उसके अंदर। ऐसे मान के चलो कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, और सीपीयू को खोल के देखो कितनी सारी वायरिंग अंदर होती हैं, आप गिन भी नहीं सकते इतनी सारी। और ब्रेन के अंदर तो मिलियंस बिलियंस वायरिंग होती है हमारे, हर उसके अंदर से ये करंट पास होता है फिर जब हम थिंकिंग करते हैं, क्योंकि हर किसी को एनालाइज करना होता है कि भाई हम क्या नाम है कीड़ा आ रहा है, आँख खोलना है, बंद करना है, क्या करना है। इतनी देर में तो कीड़ा अंदर घुस के जाएगा और क्या नाम है आपकी आँख का ख़त्म कर जाएगा। तो ऐसी एक्शन को लेने के लिए ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। कुछ और भी हमारे पार्ट हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी के ना सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है दो तरह का होता है। एक होता है CNS और एक PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ आती हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड और एक ब्रेन। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये भी पार्ट है, लेकिन ब्रेन के अंदर नहीं है, ये ब्रेन से बाहर है, ठीक है ना। और स्पाइनल कॉर्ड आप एक तरह से ऐसे मान के चलो कि हमारे पूरी बॉडी की जो वायरिंग है ना, जहाँ भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी वायरिंग इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ जाती है, वो ब्रेन के अंदर जाती है। ऐसे मान लो ये ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर बहुत सारी वायरिंग जा रही है ये, और वो वायरिंग सीधा कहाँ जा रही है, हमारी ये ट्यूब के। इसीलिए इतनी डेलिकेट होती है ये वाली, क्योंकि सारे टिश्यू, ये न्यूरॉन्स तो होते ही हैं इसके अंदर, तो इसको बहुत मतलब प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। और कौन प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, ये बैकबोन। देखा ना, बहुत लंपी पार्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या ना हार्ड पार्ट होता है, बैकबोन प्रोटेक्ट करती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई तो समझ लो ब्रेन का वो पार्ट आपका काम करना बंद कर देगा। अब भाई मान लो जैसे इतना स्विच लगे हुए हैं, एक मान लो पंखे का पार्ट क्या हो जाए, जल जाए इसके अंदर से, तो बाकी चलते रहेंगे, लेकिन पंखा क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये वायरिंग फूगी है। स्पाइनल कॉर्ड में तो वायरिंग है, वही तो लेके आती है, समझ रहे हो। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की एक और सबसे बड़ी खासियत होती है कि कहीं ना कहीं पर ये इन्वॉल्व होती है कुछ एक्शन को डिसीजन करने में, जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होती हैं, जहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, जहाँ पर कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, वो डिसीजन कौन लेती है, स्पाइनल कॉर्ड। और वो कौन सी रिएक्शन होती है, जैसे मैंने पीछे अभी बताई है, उस एक्शन को नाम देते हैं हम एक अलग, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, रिफ्लेक्सिवली आई डिड दिस वर्क, बहुत इतना जल्दी कोई काम किया जाता है बिना सोचे समझे, तो वो रिफ्लेक्सिवली माना जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन सी होती है, जो एकदम सडन होती है, जो एकदम इनवॉलंटरी होती है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ द एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वैसे देखा जाए तो, आपके मुंह में जो पानी आता है, अच्छा लजीब खाना देख के, वाटरिंग इन आवर माउथ इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि मुंह में पानी आना वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, रिफ्लेक्सिवली क्या होता है, वो निकलता है। और पानी आने का मतलब पता है क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स निकलते हैं, और सबसे पहला एंजाइम्स कहाँ निकलेगा, बॉडी के अंदर से, कहाँ से निकलेगा, स्लाइवरी ग्लैंड से। तो पानी आने का मतलब स्लाइवा सीक्रेट हुआ है, स्पॉन्टेनियसली होता है उसके अंदर से, ठीक है। तो सडन एंड इनवॉलंटरी एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब होगा क्या, मान लो इस तरह से मैं पाथ बनाता हूं। अच्छा एक और बात देखो, रिफ्लेक्स एक्शन से पहले एक चीज़ और, ये तो पता है हमें कि हमारा जो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं वो कौन कैरी करती हैं, न्यूरॉन्स ही कैरी करते हैं। नर्व सेल्स जो होते हैं, 3 तरह के नर्व सेल्स होते हैं, 3 तरह की तारा भी तो होती है ना, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और एक ग्रीन वायर होती है ना। रेड वायर कौन सी होती है,
जो बिल्कुल करंट लेके जाती है, बढ़िया वाला करंट लेके जाती है, उसको पकड़ोगे तो पकड़ोगे नहीं, फिर छूटोगे भी नहीं कभी, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? ब्लैक वायर। और तीसरी कौन सी होती है? अर्थ वायर। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी 3 नर्व सेल्स होती हैं। कौन कौन सी? बस एक होती है सेंसरी नर्व सेल्स, एक होती है मोटर नर्व सेल्स, और एक होती है रिले नर्व सेल। ये 3 होती है। सेंसरी नर्व सेल्स क्या होती है? दैट नर्व सेल्स विच कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। मतलब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास होती है तो वो ये वाली वायरिंग लेके जाएगी सीधा सीएनएस की तरफ। कौन सी वाली? सेंसरी नर्व सेल। इट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू द सीएनएस। अब सीएनएस कुछ डिसीजन देगा, डिसीजन लेने के बाद में फिर हमें क्या, कहाँ उस डिसीजन को भेजना पड़ेगा? जहाँ से ये आई है कि हमें एक्शन क्या लेना है। तो जिस पॉइंट पर एक्शन लेना होता है वहाँ पर कुछ न कुछ तो चेंजिंग होगी। तो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है, उस वाली नर्व इम्पल्स को क्या कहते हैं हम? मोटर नर्व इम्पल्स। कि मान लो जैसे आपका ये आपका रिसेप्टर है और ये आपका क्या हो गया? सेंसरी नर्व सेल्स हो गए। ये आपका क्या हो गया? मान लेते हैं सीएनएस हो, मान लेते हैं हम इसे। और फिर यहाँ से इधर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये कौन सी जाएगी? मोटर नर्व सेल्स के थ्रू जाएगी। और जहाँ पर एक्शन लेना होता है कि जैसे आपने कोई सूंघा, हमें नहीं पता लगा, गैस के पार्टिकल आए हमारे नाक के अंदर, और उस नाक के पार्टिकल का जो टेक्सचर था वो ब्रेन की तरफ गया। ब्रेन ने क्या किया? उसको इन्फॉर्मेशन दिया, भाई आप ये वाली इसको बोलो कि इस तरह की स्मेल है। तो जहाँ पर हमें एक्शन आता है वो पार्ट, जैसे ये रिसेप्टर का था, इस वाले पार्ट को कहते हैं इफेक्टर। क्या माना जाएगा? ये इफेक्टर्स, ठीक है। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो ये मेरे हाथ है, ऐसे सीधा था, या मान लो उंगली थी, कुछ भी था। तो अगर यहाँ पर मुझे हीट लगी, इस जगह पर मैंने गरम पकड़ लिया, और गरम पकड़ने के बाद ऐसे था और मैंने ऐसे झटक दिया। अब हुआ क्या? देखो, ये रिसेप्टर थे, रिसेप्टर सीधा ब्रेन की तरफ गए। ब्रेन ने क्या कहा? भाई हाथ को हटाना है। अब हाथ को हटाने के लिए वो यहाँ एक्शन नहीं होगी, हमारा जो ये सेल है यहाँ से मुड़ेगा, ये यहाँ से मुड़ेगा। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये वाले, ये स्पेशलाइज प्रोटीन के बने होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो अपनी शेप को बड़ी भी कर सकती है और इस शेप को। अब क्या होगा? जैसे ही इस पार्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी तो ये पार्ट आपका इफेक्टर का बन गया, ये शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट होगी तो ऐसे इस तरह से होता जाएगा, ऐसे, और झुक जाएगा आपका हाथ। इवन ईच एंड एवरी जॉइंट इसी पे काम करते हैं, समझ रहे हो। जब ऐसे हम कर रहे थे, इसका मतलब ये जो पार्ट है ना, ये शॉर्ट हो रहा है और फिर ये एक्सपेंड हो रहा है। तो ये केमिकल ही, प्रोटीन ही करती है, और इस प्रोटीन को ऊपर नीचे करने का जो केमिकल सिग्नल जाता है, कौन देता है? हमारा ब्रेन देता है, ठीक है ना। तो रिसेप्टर जहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इफेक्टर जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होता है, और न्यूरॉन सेल्स ये वाले होते हैं। अब आता है रिले न्यूरॉन का काम। रिले न्यूरॉन क्या होता है? रिले न्यूरॉन क्या होता है कि अब ये जो सेल्स है ना, ये वाले, कौन सा? सेंट्री नर्व और ये मोटर नर्व, सबसे पहले कहाँ मिलेंगे? ये कौन सी जगह पर आएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही पास में आएंगे। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है कि जैसे मान लो मैं इस तरह से कर देता हूँ इसे, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, यहाँ से गई, और ये स्पाइनल कॉर्ड मान लो, और ये मान लो ब्रेन है हमारा पूरा, क्योंकि सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आती हैं, उसके बाद ब्रेन की तरफ जाती हैं। जब ये इंफॉर्मेशन ऐसे आएंगी
और आपको डिसीजन ना तुरंत लेना है, बहुत जल्दी, मतलब स्पॉन्टेनियस आपको डिसीजन लेना है। तो अब ब्रेन में जाने का मतलब क्या हो गया, वो थिंकिंग टिश्यू बन गया ब्रेन। ब्रेन तो भाई एनालाइज करेगा, ठीक है ना, सोचेगा, टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद डिसीजन देगा कि भाई वहां से हाथ को या ब्लिंक करना है या मान लो हाथ को हटाना है। इतनी देर में तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। समझ रहे हो? जिसकी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाती है क्या होता है, आप कुछ भी करते रहो उस बंदे को, नोचते रहो, खींचते रहो, हाथ पैर कुछ भी करते रहो, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन ले जाने वाला जो न्यूरॉन वाला पार्ट था ये खराब हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन में उसकी ख़त्म हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पर एक नर्व सेल होता है जो इस मोटर वाले और इस सेंसरी नर्व सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक जंक्शन होता है दैट कनेक्ट द कौन सी नर्व सेल्स को, सेंसरी नर्व सेल एंड मोटर नर्व सेल, वेयर द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली पास्ड, तुरंत इंफॉर्मेशन पास, ब्रेन में नहीं जाती, वो पहले यहीं पर एक्सचेंज होती हैं। और जो ये वाला भी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, ये भी तो डिसीजन मेकर है, लेकिन थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, डिसीजन जरूर लेता है। जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है, इंस्टेंटली जो ब्लिंकिंग आई है, वो ब्रेन नहीं देता है, इसको कम्युनिकेट करता है। ये कौन कम्युनिकेट करेगी? ये स्पाइनल कॉर्ड करेगी। चाहे वो अच्छा है बुरा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो इमरजेंसी के तौर पर कौन काम करेगा? स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा। तो ऑल द डिसीजन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन आर टेकन बाय स्पाइनल cord, since it do not involve thinking, it give the instant response to the stimuli। ठीक है ना? अगर ये ब्रेन की तरफ जाता तो क्या होता? why does the reflex brain not involve in the reflex action? because brain is the thinking tissue, it analyze the information then send the message, and this time is the sufficient to harm the effectors। समझ रहे हो? अगर ब्लिंकिंग ऑफ आई करना है और ब्रेन इंफॉर्मेशन लेना है तो नहीं देर तो कीड़ा अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन तुरंत जो आपको समझ में नहीं आती, देखो आप जा रहे हो साइकिल पर, तुरंत बिना सोचे समझे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, होती है ना? तो कौन डिसीजन करता है इस चीज़ का? ये स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन करती है, ये आपकी रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं अगर आपको आ जाए कि रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ बनाओ, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। द पाथ फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो क्या होगा? यहां पर क्या आएगा? इफेक्टर आएगा, सॉरी रिसेप्टर आएगा। ये क्या होगा? यहां से इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? सेंसरी नर्व सेल्स लेके जाएंगे। ये क्या होगा आपका? स्पाइनल कॉर्ड होगा। ये क्या होगा आपका? रिले न्यूरॉन होगा। और ये क्या होगा आपका? मोटर न्यूरॉन। क्या होगा? मोटर न्यूरॉन। और जब जहां डिसीजन लिया जाएगा ये क्या होगा आपका? इफेक्टर। जहां एक्शन होगी वो इफेक्टर होगा। तो ये जो पाथ बनाया हुआ है, ये कौन सा पाथ है? ये रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ है। समझ रहे हो? तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गई, रिफ्लेक्स आर्क समझ में आ गया। ठीक है? क्यों ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड क्यों इन्वॉल्व होती है? डायग्राम इसका हाथ वाला एक बना हुआ है, अगर कर लो तो अच्छी बात है, बहुत बार आ जाता है ये। और अगर रिफ्लेक्स आर्क बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो, ये जो है। ठीक है? मैंने बुकलेट के अंदर दे रखा है, वो भी आप बना सकते हो। ठीक है? अब यहाँ के बाद आगे आते हैं हम। अगला पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमने दो पार्ट बताए थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। एक पार्ट कौन सा था? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने बता दिया आपको कि इसका ये फंक्शन होता है। इसमें 31 pairs of nerves are arising from the spinal cord that cover whole of the body।
31 nerve cells arising from the spinal cord. उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में जाती है. अब ब्रेन के बारे में पढ़े हम, तो आप समझो ब्रेन सबसे ज़्यादा डेलिकेट जो क्या नाम है टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है? ब्रेन है. लार्ज अमाउंट ऑफ नर्व सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द नर्व सेल्स. मेन जो सेंट्रलाइज थिंकिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सब कुछ क्या पार्ट होता है आपका? ब्रेन होता है. तो ऑब्वियसली इतना डेलिकेट और इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है. तो ब्रेन टिश्यू को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, क्रेनियम, समझ रहे हो? जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी के अंदर, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है. ये बताएंगे आगे. उससे पहले ब्रेन 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के. 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. कौन कौन से? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन. फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. जो फॉर ब्रेन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसका, वो सेरिब्रम होता है. सेरिब्रम, आप समझो कि जो हमारे ब्रेन का अंदर का जो पार्ट है, स्कल के बाद जो ऊपर, वो तो देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटली होता है. देखे ना ऊपर, इस खोपड़ी को हटाने के बाद कितने कितने सारे वो ऊपर जो निकलते हैं, पल्पी सॉफ्ट पार्ट होता है, वो आपका कौन सा होता है? ये सेरिब्रम होता है. और सबसे बड़े मज़े की बात देखो, हमारे इस ब्रेन के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गेन्स है थे ना, वॉलंटरी एक्शन जितनी थी सेंस ऑर्गेन्स की, वो सारी की सारी इस फॉर ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर क्या होती हैं? लोकेट होती हैं. सोचो अगर ब्रेन का एक पार्ट भी सेरिब्रम का ख़राब हो जाए, तभी तो कहते हैं ना उसकी याददाश्त चली गई, ये सब कुछ, ये भी फॉर ब्रेन के अंदर होता है. या फ्रंटल लोब्स कहते हैं. लोब्स का मतलब होता है एरिया, अलग अलग एरिया होते हैं फॉर ब्रेन के अंदर. ये जैसे ये जो पार्ट है फ्रंटल लोब्स होती है, विजुअल लोब्स होती है, ऑक्सीपिटल लोब्स होती है. वो सबको दे नहीं रखी तुम्हारी, ये मैं अलग से बता रहा हूँ, तो नहीं याद करनी है तुम्हें. जो एनसीईआरटी में लिखा है उतना करना है बस तुम्हें. ठीक है. तो फॉर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम होता है. सेरिब्रम के अंदर ये 5 सेंस ऑर्गेन्स के अलग अलग रीजन्स होते हैं, एरिया होते हैं. और इसमें भी 2 रीजन्स होते हैं, बता दूँ. फॉर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं. एक जिसे कहते हैं सेंसरी रीजन्स. फॉर ब्रेन के अंदर 2 पार्ट कौन कौन से? एक सेंसरी रीजन और दूसरा मोटर रीजन. सेंसरी रीजन क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, कलेक्ट करेगा. समझ रहे हो? और वो किधर भेज देगा फिर? वो मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? एनालाइज करके सेंड आउट करेगा. ठीक है. तो सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे आँख के लिए ऑक्सीपिटल, विजुअल रिसेप्टर, विजुअल लोब्स क्या करेगी? ये फोटोन को रिसेप्ट करेगी, ब्रेन का पार्ट. रिसेप्ट करने के बाद मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा. मोटर न्यूरॉन एनालाइज करेगी, भाई हाँ ये वाला इस बंदा बैठा हुआ है, इसको पहचान लिया हमने, और तुरंत डिसीजन दे देगी. और पहचानने के लिए ये वाला चीज़ है बस. आँख का हो गया, सुनने का हो गया, जितने भी हैं सारी की सारी चीज़ें, वो सारी फॉर ब्रेन के अंदर होती है. ठीक है. मतलब जो भी वॉलंटरी एक्शन है वो कौन करता है? ये फॉर ब्रेन करता है. लेकिन एक फॉर ब्रेन के अंदर एक सेपरेट पार्ट भी होता है जो इनवॉलंटरी माना जाता है, वॉलंटरी में नहीं माना जाता. वो होता है कौन सा? एपिटाइट वाला. हाउ कैन यू फील दैट आवर स्टमक इज फुल ऑफ फूड?
हाउ कैन यू फील दैट योर स्टमक इज एम्प्टी एंड नीड टू टेक फूड? वो कौन कंट्रोल करता है? ये भी कौन कंट्रोल करता है? ये फॉरबिडन। हमारा पेट कब भर गया, कब खाली हो गया, ये इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करेगा? ये फॉरबिडन करेगा। ठीक है, तो फॉरबिडन का पता लगा। उसके बाद अच्छा, मिड ब्रेन का कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है यहाँ पर, बता दूँ मैं आपको। ब्रेन का डायग्राम आना चाहिए, एक बार देख लो उसके अंदर आगे। किसकी अच्छी हुआ है, मतलब ड्राइंग किसकी अच्छी है, उससे बनवा लेते हैं। हैं? क्यों? मेरे पास नहीं, मेरे को तो बनाना नहीं आता बिल्कुल भी। है तो वैसे बना लो ना तुम लोग। देख के बना लो सर। हाँ देख के बना लो, लेकिन तुम लोग तो बना ही सकते हो ना। हाँ आता है ये पेपर में। हार्ट का डायग्राम मत करना और ब्रेन मतलब हार्ट का डायग्राम बिल्कुल मत करना, वो कभी नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं है भाई, आ सकता है। वो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है, बनाने के लिए नहीं आता, मना कर देते हैं। सही सर। भाई मैं सिर्फ वैसे ही बना रहा हूँ तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना कि ये क्या है, बस सिर्फ आइडेंटिफाई। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसे कहते हैं सेरिब्रम। तो सारा जो ब्रेन का फॉरब्रेन वाला पार्ट है वो यहीं रहता है। ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये होता है कौन सा आपका? मिड ब्रेन। ठीक है, समझ रहे हो? और ये जो पार्ट है आपका, ये होता है कौन सा? हिंड। ये सेरिबेलम होता है, ये सेरिबेलम। हाँ वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। हाँ ये ध्यान रखना है, वो सेरिब्रम है, BRUM, ये BELLUM है। हाँ ठीक है। यहाँ पर एक होती है, क्या नाम है? मेडुला होता है, और उसके ऊपर क्या कहते हैं उसे? एक हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, बता दूं मैं। एक पॉन्स होता है, हाँ एक पॉन्स, एक मेडुला, और तीसरा पार्ट होता है क्या? सेरिबेलम। ये जो हमारा यहाँ पार्ट है ना, यहाँ पर ये आपका सेरिबेलम है, जो बैलेंस करता है कई बार हमारी बॉडी को भी। और यही सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरिबेलम वाला। क्यों? क्योंकि ये वॉलंटरी जो एक्शन होती है ना, वैसे वॉलंटरी एक्शन कौन कर रहा था? वो फॉरब्रेन, हमने बताया था अभी। लेकिन ये सेरिबेलम वाला पार्ट ऐसा भी है जो वॉलंटरी एक्शन को इन्वॉल्व करता है, मतलब वॉलंटरी एक्शन कैरिड आउट करता है। कैसे? कि जो हमारी बॉडी का पोस्चर है वो कौन मेंटेन करेगा? ये सेरिबेलम। और कहोगे पोस्चर क्या होता है? भाई आप एक बात देखो, बैठे हुए हो, किस तरीके से बैठना चाहिए, आपका बॉडी का पोस्चर कैसे होना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये सेरिबेलम बताएगा। अगर आपका पैन नीचे गिर गया है तो आपको बॉडी के पोस्चर कैसे बनाना चाहिए जिससे कि आप पेंसिल को क्या कर सको? पिकअप कर सको। ये कौन बताएगा? ये सेरिबेलम बताएगा। आप स्कूटर या स्कूटी को ड्राइव कर रहे हो, कैसे बैठना चाहिए? आप जैसे मर्जी तो उठ के नहीं बैठ जाओगे वहाँ पर, ठीक है ना? तो ये कौन पोस्चर कौन बताएगा? ये वो कौन बताएगा? आपका सेरिबेलम बताएगा। तो जो कहना चाहिए कि जो बॉडी के अंदर पोस्चर का कभी भी बात आ जाए, प्रेसिजन वाली बात आ जाए, प्रेसिजन का मतलब भी ये होता है बिल्कुल पिन पॉइंट पे किसी चीज़ को हमें करना होता है तो वहाँ प्रेसिजन माना जाता है। तो उस समय पे भी कौन सा इन्वॉल्व होगा? आपका ये सेरिबेलम इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा पूरा नाम। मेडुला क्या करता है? अब ये मेडुला क्या करेगा कि कुछ इनवॉलंटरी एक्शन होती है बॉडी में,
इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होगी, तुरंत हमें स्नीजिंग हो जाए, छींक आ जाए, कफिंग हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, हार्ट बीट ऊपर या नीचे हो जाए। हालांकि पॉन्स भी करता है, लेकिन मेडुला ब्लड प्रेशर को, ये सब कौन सा करेगा, ये मेडुला करेगा। तो मेडुला में इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, कौन सी होती हैं आपकी, स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, कौन करेगा ये, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा। ये पूरा नाम है इसका, जो एनसीईआरटी में नहीं है तुम्हारे, सिर्फ मेडुला लिखा हुआ है। मेडुला याद है ना, बस इतना याद रखो, बस बहुत है। ठीक है, आगे की बात है, बायो लेनी है ना आगे जाके। डॉक्टर कौन बनेगा, बस है कोई यहाँ पर जो मिड ब्रेन का कोई ज़्यादा खास फंक्शन नहीं है, बता दूं मैं आपको। इट जस्ट कनेक्ट द फॉर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फॉर ब्रेन को कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है। अच्छा, एक और पार्ट होता है इसके अंदर मिड ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, दिखा है कहीं, हाइपोथैलेमस, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एक तरह से। और मतलब अगर जब आगे की क्लासेस में पढ़ोगे तो मतलब एक ये कहना चाहिए कि हमारा मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम हैं उनके हार्मोन्स भी क्या नाम है रिलीज़ करना, उनको बताना भी, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। बड़ा होना है, छोटा होना है, क्या होना है, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है। यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा, एक साइड में मेरे ख्याल में एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको पढ़ सकते हो नई वाली बुक में, पुरानी वाली बुक में नहीं होगा, नई वाली बुक में होगा। ये ऑरेंज कलर में दे रखा होगा, देखो किसकी बुक में दे रखा है, दे रखा है। डेलिकेट टिश्यू होता है, सबसे ज़्यादा हमारा जो सॉफ्टनेस होती है वो किसकी होती है, ये ब्रेन की होती है। अब ब्रेन प्रोटेक्ट कैसे करेगा भाई अपने आप को, तो एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखोगे यही टॉपिक दे रखा है, हाउ आर दीज टिश्यू आर प्रोटेक्टेड, मतलब हाउ द ब्रेन टिश्यू आर प्रोटेक्टेड। तो डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द वैरायटी ऑफ द एक्टिविटी नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड। For this, the body is designed so that the brain sits inside a bony box structure called skull. Inside the box, brain contains a fluid-filled balloon-like structure. उस fluid structure को हम कहते हैं, fluid को, उसका नाम क्या है fluid का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, मैकेनिकल इंजरीज को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर हल्का सा सर आपका किसी टकरा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर जो बम्पिंग स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेन के स्कल को प्रोटेक्ट करेगा। ज़्यादा टकराएगा तो नहीं रोक पाएगा, लेकिन स्मॉल इंजरी वगैरह को क्या कर सकता है, ये प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद अंदर हमारा जो क्रेनियम की जो सेल्स लेयर है वो भी 2-3 लेयर होती हैं इसके अंदर, ठीक है। वो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे की जब जाओगे तो पढ़ लो। बस इतना याद रखो कि उस स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, स्कल होता है, बस ठीक है। जितना एनसीईआरटी, ये बताऊँ मैं, एनसीईआरटी से बाहर आएगा नहीं। एक एक लाइन अगर एनसीईआरटी में जो पॉइंट लिखा हुआ है वही आपका पेपर में पूछा जा सकता है, बाहर से पेपर नहीं आ सकता, समझ रहे हो। अब देखो, हाउ द इंफॉर्मेशन आर रीड, एक्शन आर टेकन। जो इन्फॉर्मेशन से जो एक्शन लेते हैं वो कैसे हम लेते हैं। अब इसके आगे भी एक देखो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज द एक्शन। मैंने इसका पहले भी थोड़ा सा बता दिया था कि जो नर्वस टिश्यू है किस तरह से एक्शन को परफॉर्म करता है। क्या हो गया अभी, इधर ध्यान दे लो थोड़ा।
एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, जैसे पूरा मैंने समझाया था आपको पहले। इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ब्रेन की तरफ जाएगी। अब पता है हमारी जो बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स फैले हुए हैं, ये पूरी स्किन के अंदर है। बॉडी की स्किन किसकी बनी होती है? फाइबर। कौन से फाइबर होते हैं? ये प्रोटीन के फाइबर होते हैं। अब इस प्रोटीन का नाम क्या है? अभी बताया था पीछे मैंने, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो अपनी शेप चेंज कर सकती है जैसे इंफॉर्मेशन होगा क्या? इंफॉर्मेशन ब्रेन से जाएगी, सेंसरी नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करेगी, कहाँ पहुँचेगी? इफेक्टर के पास पहुँचेगी। इफेक्टर का पार्ट किसका बना होता है? ये फाइबर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का। जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंची, केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई इसकी, प्रोटीन्स क्या हो गई? शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगी। शॉर्टर मतलब छोटा होना शुरू हो जाएंगी, और ये जो हमारा पार्ट है ये क्या हो जाएगा? बैंड होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन परफॉर्म होती है। किसी भी पार्ट को बॉडी के हमें अगर कुछ भी करना है, चाहे हमें उसको क्या ना मूव करना हो, चाहे अलग करना हो, सब कुछ ऐसे ही होता है। जैसे यहाँ पर एक पूरा पढ़ के देखो, एक्शन कॉज्ड बाय द नर्वस टिश्यू, व्हेन द एक्शन मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड देन द मसल टिश्यू टू बी फाइनल। जो मसल टिश्यू किसका बना होता है? फाइबर टिश्यू का। हाउ डू द मसल टिश्यू मूव? व्हेन द नर्व्स इम्पल्स रीच द मसल सेल्स देन मसल्स फाइबर कॉज द मसल टू मूव। मसल्स फाइबर ही क्या करते हैं? मसल को मूव करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो? मसल सेल स्पेशल प्रोटीन की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। द चेंज बोथ देयर शेप एंड साइज and their arrangement in the response to the nervous chemical impulse. When this happen, then the new arrangement of proteins give rise to the shorten of the protein, and that cause the movement of the muscles in our body. ये 3 क्वेश्चंस के अंदर पूरा आपको पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रखा है। इसी को आपको याद करना है अगर आ जाए एक्शन कॉज्ड बाय मसल्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अभी हमने जो पूरा पार्ट किया हुआ है, ये किसका किया हुआ है? पूरा नर्वस टिश्यू का किया हुआ है। ठीक है, क्या प्लांट के अंदर भी नर्वस टिश्यू होता है? प्लांट के अंदर होता है नर्वस टिश्यू? होता होगा। फिर तो ब्रेन भी होता होगा, फिर तो बुलाता भी होगा, धृति आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत धूप लग गई, छाया में बैठ जाओ। क्या बात है, ऐसे पेड़ प्लांट हो जाएं? एआई के थ्रू तो हो सकते हैं, ऐसे ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब लाइक द एनिमल सेल, प्लांट नाइदर हैव एनी द फ्लूइड्स लाइक ब्लड, नाइदर ब्रेन, नाइदर वो क्या बोलते हैं नर्व सेल्स, स्टिल दे रिस्पॉन्स टू आवर सराउंडिंग। फिर भी सराउंडिंग से क्या करते हैं? ये कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन कैसे मानी जाएगी तुम्हें? देखो मैं बताता हूँ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किधर मुड़ जाते हैं? सन की तरफ, सन की तरफ बैंड हो जाएंगे। जड़ें निकलेंगी तो किधर जाएंगी? वो सिर्फ नीचे की तरफ जाएंगी। भाई दाएं बाएं नीचे ऊपर क्यों नहीं जा सकते? रिस्पॉन्स करते हैं वो इस तरह का। और भी कई सारे होते हैं, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, केमिकल से रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर से रिस्पॉन्स करते हैं। अब ये सारा रिस्पॉन्स किसके थ्रू होता है? प्लांट के अंदर नाइदर इट हैज नर्वस टिश्यू, नाइदर ब्रेन, कुछ भी नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स किसके थ्रू होता है? और ये भी बता दूं, 2 टाइप का रिस्पॉन्स होता है इसके अंदर। प्लांट के अंदर 2 टाइप का रिस्पॉन्स माना जाता है। एक 2 टाइप की मूवमेंट मानी जाती है। एक ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरी नेस्टिक मूवमेंट।
इस ट्रॉपिक मूवमेंट को एक और नाम देते हैं हम इसको ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कहते हैं। बात है नहीं भाई, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट, ये एक ही टाइप की है। और जो नेस्टिक मूवमेंट है आपकी ये वाली, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दूसरी इसको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर प्लांट की ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ना कोई किधर की तरफ बैंड करेगा। नेस्टिक मूवमेंट होती है, यानी दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच प्लांट नाइदर बैंड टुवार्ड्स द स्टिमुली नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुली। स्टिमुली क्या होते हैं? जो सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं, लाइट हो गया या मान लो क्या नाम है वाटर हो गया या कोई और केमिकल हो गया, उसकी तरफ ना तो मूव करेंगी रिस्पॉन्स से और ना ही उससे दूर जाएंगी। दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच प्लांट नाइदर मूव टुवार्ड द स्टिमुली नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुली इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। ग्रोथ नहीं होगी इसके अंदर, ध्यान रखना। आपने कभी पढ़ा है वो? इसको ख़त्म करने के बाद मैं पीछे का रिकैपुलेट पूछूंगा, मैं ध्यान रखना थोड़ा सा जो भी है सारा, थोड़ा सा ही टॉपिक है, इसको ख़त्म कर देते हैं। यानी नेस्टिक मूवमेंट के अंदर कौन सा होगा? जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जिसमें प्लांट का कोई भी पार्ट किधर भी मूव कर जाएगा। जैसे एक बहुत ही इसमें एग्जांपल आता है, जिसे कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा ट्री कहते हैं। कौन सा? नहीं, दूसरा समोसा नहीं, मिमोसा। कौन सा भी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बंद ही था ये। नेस्टिक मूवमेंट की पूरा मैकेनिज्म था। मेरे ख्याल में एनसीईआरटी के अंदर देखोगे एक डायग्राम बना हुआ है आपका इसी का, टच मी नॉट प्लांट का। तो पहले देखो शेप कैसी थी इसकी, और बाद में ड्रूप्स हो जाती हैं, फोल्ड अप हो जाती हैं, तो उस केस में कैसी शेप हो गई है ये। ठीक है, तो वो ये जो मूवमेंट है आपकी नेस्टिक मूवमेंट। उसके बाद अब आपके ट्रॉपिक मूवमेंट आती है, लेकिन